Hey guys, this is CA Nandini Gupta. I scored 407 marks in my CA final exams and 544 marks in my CA intermediate exams. In my CA final exams of November 24, I scored 75 marks in my DT exams. मैंने अपनी कॉपीज मंगवाई थी DT की भी, तो उसी का आज एनालिसिस शुरू करते हैं. So let's begin. So मेरे 75 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है? This is in theory I scored 53 marks and in MCQs I scored 20 marks and there was a bonus of 2 marks given by the ICI. So by this I scored 75 marks. So now the first question which I have attempted is question number 3A. पहला तो मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूं कि कभी भी स्टूडेंट्स को क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है. मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करें. वो कोई सा भी सेट ऑफ क्वेश्चन जस्ट 2 3 4 any question they can start with that. But yes, अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स है, लेट्स सपोज A, B and C, तो वो तीनों एक साथ होने चाहिए. आप A, B, C भी किसी भी क्रोनोलॉजी में सॉल्व कर सकते हो. इधर आप पहले B सॉल्व कर लें, देन A, देन C, दैट्स ओके. बट एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स आपको सारे साथ में सॉल्व करने हैं. ओके, सो नाउ वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3A. सो क्वेश्चन नंबर 3A के भी 3 पार्ट्स थे of 4 marks, 2 marks and 2 marks. So first part is of charitable trust. तो अपन इस क्वेश्चन में देखें तो मुझे 2 मार्क्स अलॉट हुए आउट ऑफ 4. तो इसमें हम देखें तो मैंने अपने आंसर की शुरुआत सेक्शन नंबर कोट करके की एंड देन आई राइट द प्रोविजन ओवर देयर. ओके, सो मेरा सेक्शन नंबर सही था तो मुझे उस मार्क्स मिल गए एंड मैंने प्रोविजन सही कोट किया था तो मुझे उसके मार्क्स मिल गए. बट मैंने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की थी तो मुझे उसके मार्क्स मेरे डिडक्ट हो गए. तो अब यहाँ पे देखें तो आईसीआई ने मुझे मार्क्स मेरे सेक्शन नंबर पे दिए एंड प्रोविजन पे दिए. आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने प्रोविजन में लीगल लैंग्वेज को नहीं लिखा है. सो ये एक मिथ था कि हम डीटी में आईडीटी में लीगल लैंग्वेज को ही लिखेंगे तो ही हमें मार्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं बट दैट प्रोविजन शुड बी करेक्ट, शुड बी मैच्ड विद द लीगल लॉ. जो भी लॉ में परसेंटेज, फिगर्स या कुछ भी लिखा हुआ है वो उससे मैच होना चाहिए, भले वो आपकी लैंग्वेज में ही क्यों ना हो. तो यहाँ पे भी मेरा सेक्शन नंबर एंड द लीगल प्रोविजन वाज मैचिंग विद द मेन लॉ. सो मुझे उस पर मार्क्स अलॉट हो गए एंड मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक के मार्क्स डिडक्ट हो गए. एंड एक बात और कि आईसीआई ऑलवेज गिव्स दी स्टेप वाइज मार्किंग. फॉर सपोज मेरा ये क्वेश्चन में नीचे कैलकुलेशन गलत थी तो आईसीआई ने ऐसे नहीं किया कि उन्होंने मुझे 0 मार्क्स दे दिए. उन्होंने मुझे मेरे लॉ के लिए सही मार्क्स अलॉट किए हैं. सो यू शुड ट्राई कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन करेक्टली नहीं आता है तो उसका कुछ पार्ट आपको करेक्ट लिया ताकि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी हो वो आपको आईसीआई अलॉट कर पाए. ओके, सो नाउ ऑन दी क्वेश्चन नंबर 3A का सेकेंड पार्ट जो कि 2 मार्क्स का था एंड मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले हैं. वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट का था. सेम हियर मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर कोट किया. अगर आप सेक्शन नंबर कोट करते हैं हमेशा लॉ में सेक्शन नंबर के 0.5 से लेके 1 मार्क्स तक होते हैं. अगर आप सेक्शन नंबर सही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आप गलत लिखेंगे या आप नहीं लिखेंगे तो उसका 0.5 और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा. बट अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं लिखने का तो आप वो मत कीजिएगा ट्राई. अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है आप ऐसे लिख दीजिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट और द जीएसटी एक्ट. बट गलत सेक्शन मत कोट कीजिए बिकॉज उस पर एक नेगेटिव इम्प्रेशन आपका जाता है एग्जामिनर पे कि यार इस बच्चे को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो सेक्शन एप्लीकेबल है उसकी भी नॉलेज नहीं है एंड जो इसने सेक्शन कोट किया है उसकी भी नॉलेज इससे नहीं है. तो वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन बन जाता है कि यार इस बच्चे की नॉलेज अच्छी नहीं है तो इसको अच्छे मार्क्स अलॉट नहीं होने चाहिए. तो उस चीज का आप ध्यान रखना, नहीं आता है आप नहीं लिखें बट गलत नहीं लिखना है आपको. ओके, सो नाउ ऑन दिस सेकेंड पार्ट मैंने सेक्शन नंबर कोड किया एंड देन आई रोट द प्रोविजन इन माय ओन लैंग्वेज एंड देन आई रोट द आंसर ओवर इट. कंक्लूजन पार्ट बेसिकली.
सो आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे फुल मार्क्स अलॉट हुए, 2 मार्क्स का ही था तो मैंने प्रोविजन एंड कंक्लूजन एक साथ ही मैच करके लिख दिया। अगर यही थोड़ा-सा बड़ा होता 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का तो मैं अच्छे से प्रोविजन को और एक्सप्लेन करती एंड देन मैं उसका कंक्लूजन एक अलग पैरा बना के देती। आप इसमें भी देखेंगे तो जो भी मेन पॉइंट्स है, जो भी मेन कीवर्ड्स हैं, उन्हें भी मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया है बाय अंडरलाइनिंग देम। तो एक बच्चों के मन में ये मिथ होता है कि हमें सिर्फ ऑडिट में ही की पॉइंट्स को हाइलाइट करना है, ऐसा नहीं है। जो भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, वेदर इट इज डीटी, आईटीटी, ऑडिट, उन सब में आपको कीवर्ड्स को हाइलाइट करना है। बिकॉज देखो, आपकी कॉपी के 40-45 पेज होते हैं, एग्जामिनर आपकी कॉपी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने बैठने वाला, तो आप उसे ऑलरेडी अपनी कॉपी में सजा के दोगे कि भाई तू इन वर्ड्स को पढ़, तो बस वो उन वर्ड्स पे आपके फोकस करेगा, अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अलॉट कर देगा। ओके, सो उसका भी टाइम बचा और उसने भी आपको फटाफट मार्क्स अलॉट कर दिए। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ क्वेश्चन नंबर 3A का थर्ड पार्ट, वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट पे था। इसमें मैंने प्रोविजन गलत कोट किया था, इसमें मेरा सेक्शन भी गलत था एंड मेरा प्रोविजन भी नहीं, सेक्शन मेरा सही था लेकिन मेरा प्रोविजन गलत था, तो उन्होंने मेरे इस चीज के मार्क्स डिडक्ट कर लिए एंड मुझे जस्ट कंक्लूजन पार्ट के मार्क्स अलॉट कर दिए। दैट मीन्स यहाँ पे भी स्टेप वाइज मार्किंग हुई कि प्रोविजन गलत है, ठीक है, बट आपका कंक्लूजन सही है तो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन नंबर 3B था डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड। अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने अपना कंप्यूटेशन बनाया है, फर्स्टली पीजीवीपी एंड देन उसमें मैंने सारे इनकम को लिखा है। आप इसमें देखिए कि मैंने हर इनकम को लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस दिया है, जिससे कि वो एक आराम से एग्जामिनर को जस्ट दिख रहा है कि हाँ भाई क्या क्या आइटम्स लिखे हैं और उनके आगे फिगर्स क्या है। अगर मैं यहीं पे ये लाइन स्पेसिंग नहीं देती तो एग्जामिनर को फोकस करके देखना पड़ता कि ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप इन मुंबई की 8 लाख है एंड बिजनेस इनकम फ्रॉम कंट्री एंड उसके 9,50,000 है। तो ट्राई टू मेक योर कॉपी लाइक दिस कि एग्जामिनर ने एक आंख से देखा और उसे समझ में आ गया कि आपने आंसर में क्या लिखा है। उससे मेहनत मत करवाओ कि वो आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा अटेंटिवली होके देखे कि भाई आपने आंसर में क्या लिखा है, बिकॉज इससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार इतनी मेहनत मुझे एक कॉपी के पीछे करनी पड़ रही है, तो वो आपको मार्क्स फ्रीली अलॉट नहीं कर पाएगा। जितना आप उसे फ्री रखोगे आपकी कॉपी चेकिंग में, उतने ही फ्रीली वो आपको मार्क्स भी अलॉट करेगा। सी सीए एग्जाम्स आर लाइक कि आपको पढ़ना भी, आपको मेहनत भी करनी है, आपका लक फैक्टर भी है, लेकिन उसमें तीसरी चीज ये भी है कि आपको अपने एग्जामिनर को खुश रखना है, और वो खुश तभी रखे जा सकता है जब आप अपने मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, अपने आंसर में प्रॉपर स्पेसिंग देते हुए चलेंगे, और जो भी आपका मेन कंक्लूजन है उसे लास्ट में आंसर में लिखेंगे ताकि उसे मेन कंक्लूजन पार्ट पढ़ के समझ में आ जाए कि यस, दिस चाइल्ड हैज कंप्लीटेड हिज आंसर प्रॉपरली विथ प्रॉपर कंक्लूजन। ओके, सो नाउ ऑन दिस क्वेश्चन मैंने अपना कंप्यूटेशन पार्ट बिल्कुल करेक्टली डिटरमाइन किया है, यहाँ तक मुझे उसने प्रॉपरली टिक टिक टिक, दैट मीन्स माय आंसर इज परफेक्टली करेक्ट। Now this tax liability I have determined it correctly. Now here in the calculation of doubly taxed income I have made the mistake, so उसके उन्होंने मेरे मार्क्स काट लिए एंड देन जो मैंने रेट निकाली थी वो मेरा करेक्ट था, तो उसके मार्क्स उन्होंने मुझे दे दिए। एंड देन मेरी यहाँ पे बिकॉज मेरी डबली टैक्स इनकम गलत थी तो मेरी नेट टैक्स लाइबिलिटी भी गलत आई होगी, तो उसमें उन्होंने मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी उन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग करी है कि मैंने अगर डबली टैक्स इनकम गलत निकाली तो उसके उन्होंने मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए एंड मुझे 5.5 मार्क्स आउट ऑफ 6 अलॉट कर दिए। सो बाय दिस मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 14, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। अब ना फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने 10.5 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो इसके बाद एग्जामिनर को भी समझ में आ गया होगा कि दिस चाइल्ड हैज
knowledge about the subject. She knows how to write the answer. She knows the provision. She is aware about the sections. So अब मैंने एक अपना impression set कर लिया कि yeah this child is very knowledgeable about the subject. So now moving forward. अभी देखे होंगे कि मैंने अपनी कॉपी में कुछ ना ब्लैंक स्पेसेस के ऊपर देन ऐसे क्रॉस मार्क करे हुए हैं बिकॉज मैंने ये जो डबली टेक्स्ट इनकम वाला था उसे मैंने बाद में सॉल्व किया था तो मैंने उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग इनफ स्पेसिंग छोड़ दी थी कि भाई ठीक है अगर कुछ आंसर बढ़ा भी जाएगा या फिर मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा उसी स्पेस में रीवर्क कर पाऊंगी बाद में मैंने उन्हें कट कर दिया ताकि वो ऐसे नहीं लगे कि मैंने कोई आंसर को छोड़ा हो ओके So now on question number 6A, which is of tax audit and other ethical compliances. अब आप इसमें देखेंगे कि मैंने ये जो पहले अपना इशू इन वर्ड लिखा ये गलत था तो उस पर उन्होंने मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए एंड देन जब मैंने यहाँ पे अपना रेलेवेंट प्रोविजन लिखा तो उस पर उन्होंने मुझे करेक्ट मार्क्स दिए हैं मेरा कंक्लूजन पार्ट सही था तो उस पर भी उन्होंने मुझे मार्क्स अलॉट कर दिए सो बेसिकली मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 6A के वन पार्ट में 3.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 6 नाउ क्वेश्चन नंबर 6A के सेकंड पार्ट का बी ए पार्ट विच इज ऑफ गार तो गार में देखिए मैंने मुझे अब यहाँ पे गार का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं आता था तो मैंने यहाँ पे एज पर दी गार प्रोविजंस लिख दिया बिकॉज मुझे नहीं आता तो मैं गलत नहीं कोट करूंगी मैंने यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में प्रोविजन को एक्सप्लेन किया प्रॉपरली मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया मेन कीवर्ड्स को तो इसमें मुझे यहाँ पे ये 2 मार्क्स का था तो मुझे 2 में से 2 मार्क्स अलॉट हो गए एंड देन 6 का सेकेंड पार्ट का बी पार्ट विच इज रिलेटेड टू सम टैक्स प्लानिंग सो मुझे उस पर भी एकदम पूरे मार्क्स मिले हैं बिकॉज मैंने समझा दिया कि व्हाट इज टैक्स प्लानिंग एंड इन दी रिलेवेंट केस क्या ये टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन है तो वो भी मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया तो इसमें भी मुझे 2 में से 2 मार्क्स अलॉट हो गए सो मुझे 6 के सेकेंड पार्ट में भी 4 में से 4 मार्क्स अलॉट हुए हैं नाउ 6 का बी पार्ट विच इज ऑफ एडवांस रूलिंग अब एडवांस रूलिंग में मैंने यहाँ पे ये प्रोविजन अपना गलत लिखा है तो मुझे उस पर मार्क्स नहीं मिले लेकिन मैंने जो नीचे ऑल्टरनेट रेमेडी लिखी थी वो मेरी करेक्ट थी तो उस पर मुझे उन्होंने मार्क्स दे दिए यानी मुझे उन्होंने 2 में से 4 मार्क्स अलॉट किए सो बाय नाउ दिस मेरे 6th क्वेश्चन में 9.5 मार्क्स का स्कोर हुआ आउट ऑफ 14 Now question number 4A which is related to TDS. अब आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन में भी स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने मेरे सेक्शन के ऊपर टिक मार्क करा हुआ है यस दिस गर्ल हैज रोट द करेक्ट सेक्शन नंबर एंड देन मैंने अपना प्रोविजन लिखा मैंने यहाँ पे अमाउंट जो प्रोविजन में लिखा है उसे सही कोट किया था तो उस पे भी उन्होंने मुझे मार्क्स दे दिए एंड देन मुझसे यहाँ पे परसेंटेज की गलती हो गई थी तो उस पे उन्होंने मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए तो इस अकॉर्डिंग मुझे इसमें 1.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 2 देन सेकेंड पार्ट विच इज रिलेटेड टू TCS सेम मैंने यहाँ पे भी अपना पहले सेक्शन नंबर कोट किया देन आई रोट अबाउट द सेक्शन एंड देन आई रोट द कैलकुलेशन पार्ट कि क्या आपका TCS का अमाउंट आता है दैट इज 1,10,000 तो इस क्वेश्चन में मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिले बिकॉज मैंने यहाँ पे सेक्शन नंबर भी बिकॉज मैंने यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर भी सही कोट किया है मैंने प्रोविजंस
अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में वो भी सही कोट किया, एंड देन दी कैलकुलेशन वो भी मेरी यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए मुझे इन 3 बेसिस पे आईसीएआई ने फुल मार्क्स अलॉट कर दिए। एंड देन थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में देखिए आईसीएआई ने मैंने सेक्शन नंबर गलत कोट कर दिया था। यहाँ पे सेक्शन 194 बी ए आता, मैंने यहाँ पे बी ए लिख दिया था, तो उस पर आईसीएआई ने मेरे मार्क्स डिडक्ट कर लिए। एंड बाकी मैंने यहाँ पे परसेंटेज सही लिखा है, मैंने अपना प्रोविजन सही एक्सप्लेन किया है, मैंने यहाँ पे अपने कैलकुलेशन सही करी है, देखिए यहाँ पे टिक लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। कैलकुलेशन के उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दिए, यानी उन्होंने मेरे यहाँ पे 3 में से 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए, बिकॉज मैंने यहाँ पे अपना सेक्शन नंबर गलत कोट किया था, तो मुझे यहाँ पे 2.5 मार्क्स मिले आउट ऑफ 3। Now coming to question number 4B, which is related to transfer pricing, जिसमें हमें आर्म लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन करनी थी। सेम मैंने यहाँ पे पहले सेक्शन नंबर कोट किया, देन प्रोविजंस मैंने कोट किए। आप सब जगह देख सकते हैं कि आपने अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको सेक्शन नंबर प्रॉपरली दिख रहा है, आपको प्रॉपरली प्रोविजन दिख रहे हैं कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, 10% और मोर ऑफ टोटल बोरिंग्स, जो भी आपके आर्म लेंथ प्राइस के प्रोविजन है उसे मैंने प्रॉपरली यहाँ पे कोट किया है, एंड उसे फिर अंडरलाइन भी किया है ताकि एग्जामिनर को वो प्रॉपरली दिखे। एंड देन मैंने यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करी अपनी आर्म लेंथ प्राइस की, इसमें मुझसे यहाँ पे मुझसे ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, तो उस पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए। अब सिंस मेरी ऊपर एक जगह पे गलती हो गई, बिकॉज मैंने आर्म लेंथ प्राइस सही कैलकुलेट नहीं करी, तो उस वजह से मेरी आगे की जो कैलकुलेशन है वो भी गलत हो गई, तो इसलिए मेरे आगे के मार्क्स डिडक्ट हो गए। मैंने यहाँ पे ड्यू डेट सही मेंशन की थी, तो मुझे उस पे मार्क्स मिल गए, उस पे मुझे मार्क्स मिल गए। एंड देन मैंने पेनल्टी भी मुझे याद नहीं थी, मैंने कोट कर दी थी बस, और वो भी मेरी गलती निकली, तो उस पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए। तो मुझे इन टोटल इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले आउट ऑफ 6। ये जब मैं इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रही थी, तो मैंने जो फर्स्टली अपने आर्म लेंथ प्राइस की कैलकुलेशन करी थी, मुझे उसमें डाउट हो गया था कि यार मैंने सही कैलकुलेट नहीं करी है, तो मैं रिमेनिंग टाइम में ऑल्टरनेट सोल्यूशन कर रही थी, जो कि मेरी गलती थी, बिकॉज आईसीआई को जो फर्स्ट सोल्यूशन मिल जाएगा वो उसी को इवेलुएट करेंगे और उस बेसिस पे आपको मार्क्स दे देंगे, वो आपका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भली वो सही क्यों ना हो वो नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे रिमार्क भी डला हुआ है, फर्स्ट सोल्यूशन इज ऑलरेडी इवेलुएटेड, नो मार्क्स फॉर द सेकंड इज allotted, it is to be ignored as per the marking policy। सो आप ऑल्टरनेट सोल्यूशन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज ऐसे उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाले। आपको फर्स्टली ही जो सही आंसर आता है आप उसे लिखें, एंड डोंट गो फॉर दैट ऑल्टरनेट सोल्यूशन। सो मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स मिले आउट ऑफ 14। 10 marks out of 14। So now question number 2A, which is related to slum sale। अब आप स्लम सेल में देखिए, मैंने नेटवर्थ की कैलकुलेशन करी, जो कि मेरी करेक्ट थी बिल्कुल, मुझे फुल मार्क्स मिले उसमें। एंड देन आई कैलकुलेटेड द फेयर मार्केट वैल्यू विच वाज आल्सो करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे फुल अपनी कैलकुलेशन सही की थी, मतलब मुझे कहीं पे भी ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे रिमार्क दिया हो या फिर ना कुछ क्रॉस लगाए हो या ब्रैकेट्स बनाए हो,
बट स्टिल उन्होंने मुझे इसमें 7.5 मार्क्स दिए आउट ऑफ 8। माइट बी पॉसिबल कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसमें कुछ लीगल प्रोविजंस लिखूं पहले स्लम सेल की, दैट व्हाट इज नेट वर्थ, व्हाट इज फेयर मार्केट वैल्यू, एंड व्हेन व्हाट इज द सिचुएशन व्हेन द स्लम सेल कैलकुलेशन इज बीइंग डन। तो हो सकता है उस बेसिस पे उन्होंने मेरे 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए हैं। बाकी उन्होंने मुझे इसमें फुल मार्क्स ही मतलब 7.5 मार्क्स अलॉट किया आउट ऑफ 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें हमें एडजस्टेड, मैंने पहले एडजस्टेड टोटल इनकम की कैलकुलेशन की है बिकॉज इसमें हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस डिटरमाइन करने थे। नाउ बाय दिस, मैं एक बात मतलब थोड़ी सी ये अलग है अपने कॉपी इवैल्यूएशन से, कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस का जो प्रोविजन था वो बहुत ही छोटा प्रोविजन था। मतलब बच्चे हमेशा उसे नेग्लेक्ट करके जाते थे कि भाई इसको तो क्या ही पूछेंगे, बस इसकी एक बार तो लिमिट्स ऊपर से पढ़ लो एंड इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। बट जब ये एग्जाम हॉल में इसे देखा तो इट वाज लाइक कि ओ गॉड, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते, लिमिट याद होती तो ये क्वेश्चन आज पूरा सही हो जाता। सो नाउ ICAI इज चेंजिंग इट्स एग्जामिनिंग पैटर्न कि हाँ भाई हमें कॉर्नर ऑफ द बुक्स को भी पूछना है अपने बच्चों से। पहले हम जो सिर्फ ABC कैटेगरी के बेसिस पे ए वाले पार्ट को बहुत अच्छे से, बी पार्ट को थोड़ा अच्छे ध्यान से एंड सी को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करके जाते थे। भाई अब से वो नहीं करना है। ICAI कैन आस्क एनीथिंग, तो जो भी आपका सिलेबस है उसे पूरा प्रॉपरली अच्छे से पढ़ें। सो नाउ कमिंग बैक टू इट, क्वेश्चन नंबर 2B, पहले मैंने एडजस्टेड टोटल इनकम की कैलकुलेशन करी जो कि मेरी करेक्ट थी। देन आई कैलकुलेटेड HO एक्सपेंसेस जो कि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं ध्यान आया एग्जाम हॉल में, मुझे लिमिट्स बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रही थी तो वो मेरी भी गलत हुई एंड तो मुझे उस बेसिस पे 4 मार्क्स अलॉट हुए आउट ऑफ 6। सो बेसिकली इन क्वेश्चन नंबर 2 मुझे 11.5 मार्क्स अलॉट हुए आउट ऑफ 14, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कंपल्सरी वन, कि हमें पूरा इनकम कंप्यूटेशन एंड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सो नाउ इसमें भी मैंने यहाँ पे अपने पहले PGBP की इनकम निकाली। हाँ, अब मैं इसमें आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि फॉर सपोज देखिए मैंने यहाँ पे डिप्रीसिएशन लिखा, देन आई रोट इंटरेस्ट एक्सपेंस, मेरे को ऐड करने थे आइटम्स, तो मैंने यहीं पे लिख दिया दैट रिलेटेड टू अदर सोर्स इनकम। ये यहाँ का एक आइटम नहीं है, ये अदर सोर्स का है। तो मेरा कहना यही है कि आप यहाँ पे इस तरह से आप बना ब्रैकेट बना के लिखते कि ना रेफर दिस नोट नंबर 1 और समथिंग, उसे करने के बजाय आप उसी के नीचे ही अपना भली से एक एक लाइन में, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए कि व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट अबाउट। अलग से नोट जाके मत बनाइए बिकॉज वो एग्जामिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करता रहे कि आपने अपने नोट में क्या लिखा है। सो ट्राई टू मेक कि आप अपना नोट वहीं पे ही अपने एडजस्टमेंट के साथ लिख दें फॉर बोथ DT एंड IDT। एंड देन मैंने देखिए हर एडजस्टमेंट के बाद वही प्रॉपर स्पेसिंग अपनी छोड़ी है ताकि एग्जामिनर को प्रॉपरली समझ में आए कि कौन से एडजस्टमेंट का क्या अमाउंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो भी हम मुझे भी नहीं है समझ में आ रही है, मेरी भी थोड़ी सी गंदी राइटिंग है। सो एडजस्टमेंट में मेरा गलत ही हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए जैसे मुझे यहाँ पे अपफ्रंट डिस्काउंट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल अमाउंट अलाउड एज पर IT एक्ट एंड देन मैंने उसके नीचे ही कैलकुलेशन करी, देन मैंने उसकी नीचे ही कैलकुलेशन कर दी एंड मैं मेन उसमें आंसर लिख दिया। सो डोंट मेक separate notes for the transactions for the adjustments, just write the note below the transaction only, below the adjustment only, and leave proper spacing between each adjustment.
यहाँ पे कैपिटल गेन में भी देखिए मैंने यहीं पे LTCG ऑन एडिशनल कॉम्पेंसेशन 20% मैंने यहीं पे लिख दिया एंड देन STCG ऑन लॉस बाय फायर तो मैंने नीचे ही कैलकुलेशन कर दी कि भाई किस अमाउंट में से क्या माइनस करके अमाउंट आएगा। सो उससे समझ में आ गया कि हाँ भाई जो अपना स्टूडेंट है उसने क्या कैलकुलेशन करी है तो एग्जामिनर के लिए भी इजी हो गया। सो आई कैलकुलेटेड माई GTI विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे ऊपर अपना एक ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन गलत कर दिए थे तो मेरी GTI तो करेक्ट है नहीं। तो जो भी आगे इसके देखते हैं। देन डिडक्शन पार्ट, डिडक्शन में भी मैंने जैसे फॉर सपोज सेक्शन 80 IBA तो मैंने उसमें आगे ही लिख दिया अलाउड ओनली फॉर प्रोजेक्ट टेकन फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन। तो मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर व्हाट आई एम गिविंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IBA। Same going on. I have computed my total income. I calculated this tax liability all over here and then I give the conclusion that it is beneficial to pay tax under 115 BAA. So this conclusion part is important. उससे समझ में एग्जामिनर को आ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है कि भाई एट लास्ट कंपनी को किस रिजीम में अपना टैक्स पे करना चाहिए और वट एवर द अदर कंक्लूजन द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम द एग्जामिनी। So this is the end. So by analyzing this कॉपी मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्टली राइट करेक्ट सेक्शन नंबर, you can write the provisions in your own language. Proper spacing between the answers. एक क्वेश्चन बच्चों का आता है कि क्या हमें अपनी राइटिंग को अच्छा बनाना चाहिए, सुधारना चाहिए? ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली अपने जो भी आप जैसे भी आप लिखते हैं, अगर आप प्रॉपरली स्पेसिंग देके अपने आंसर्स को लिखेंगे, जो भी आप लेटर लिख रहे हैं, फॉर सपोज एज पर सेक्शन दिस टू ऑफ द IT एक्ट, तो जो आपने लिखा है एज पर सेक्शन वो प्रॉपरली बस दिख जाए एग्जामिनर को कि आपने क्या लिखा है। बट देयर इज नो सच नीड कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही सुंदर बनाने में लग रहे हैं कि आप बहुत ही कर्सिव हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली आप 3 घंटे में अपनी राइटिंग को एक प्रॉपर उसमें बना के नहीं रख सकते हैं। कई बार आपको प्रेशर फील होगा कि यार अभी तो 3 क्वेश्चंस बाकी हैं मेरे पास टाइम नहीं बचा है तो आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो आप प्रॉपर हैंड राइटिंग नहीं मैनेज कर सकते हैं। बस हाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपने लिखा है वो आपको खुद को समझ में आ रहा है और एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा। एंड प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर सपोज आपने यहाँ ऊपर देखा होगा तो मैंने कहीं पे भी लाइंस नहीं बनाई है कि भाई मैंने अलग से ना एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया हो और फिर एक अमाउंट का कॉलम बनाया हो। नो, बस मैंने नॉर्मली इस तरह से रुपीस लिख करके मैंने अपना आंसर शुरू कर दिया। बट मैंने प्रॉपर यहाँ पे गैप सॉरी मैंने यहाँ पे प्रॉपर गैप रखा है बिटवीन द एडजस्टमेंट एंड द अमाउंट।
जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई क्या एडजस्टमेंट है और उसका क्या स्पेसिफिक अमाउंट है। So no need to make columns for the calculation. And then lastly, underline main keywords. So मेरे तो ये एनालिसिस पॉइंट्स थे अपनी कॉपी को एनालाइज करने के बाद कि एक स्टूडेंट को अपनी कॉपी में इन सब चीज़ों का ड्यूरिंग द एग्जाम ध्यान रखना चाहिए। अब बहुतों का ये डाउट आएगा कि यार हम इतनी सब चीज़ों को कैसे याद रखेंगे। सी गाइस, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड एंड आपका हाथ अकॉर्डिंगली काम करेगा इफ यू विल गिव दी मॉक्स। थोड़ा सा अपन डीटी के प्रिपरेशन के ऊपर भी बात कर ही लेते हैं। एक आइडियल डीटी की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए उस पर भी एक अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली जब अपन अपना फर्स्ट रिवीजन करने बैठे हैं, गिव 15 to 18 days जिसमें आप एवरी प्रोविजन जितनी भी आपकी बुक में है, आईसीआई की मैट में, आपने जो भी टीचर की ली है क्लासेस, हर प्रोविजन को आप पढ़ेंगे। सॉल्व ईच क्वेश्चन। फर्स्ट रिवीजन में अपने क्वेश्चन बैंक को आप पूरा सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। 100% क्वेश्चन सॉल्विंग को। एंड इसी के साथ आप एक काम कर सकते हैं कि अपने क्वेश्चन बैंक में अपनी खुद की, नॉट ऑफ एनी टीचर बट अपनी खुद की ABC कैटेगरी बना सकते हैं कि या दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू देम इम्पोर्टेंट फॉर मी, कि हाँ भाई मुझे इसका एडजस्टमेंट बार बार समझ में नहीं आता है तो मैं इसे ए में रखूंगी और जब मैं अपना सेकेंड रिवीजन करूंगी तो भी मैं इसे लिख के सॉल्व करूंगी। बी कैटेगरी आर दोज क्वेश्चंस कि हाँ भाई मुझे समझ में आ चुके हैं अभी, लेकिन स्टिल मैं इन पे दो बार इन पे ध्यान और दूंगी। एंड सी कैटेगरी आर लाइक कि हाँ भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने इनको बस अब एक बार देख लिया तो अब मुझे इतना नीड नहीं है, या फिर मैं बस सेकेंड रिवीजन में बस इनको पढ़ लूंगी, लिख के सॉल्व नहीं करूंगी, पढ़ के भी देख लूंगी, रीड कर लूंगी तो भी इन क्वेश्चंस का काम हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगर मैं सेकेंड रिवीजन की बात करूं तो सेकेंड रिवीजन में आपको 10 to 13 डेज देने चाहिए, बिकॉज आपने एक बार इन डिटेल अपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो 10 to 13 डेज आर द मैक्सिमम टाइम यू शुड गिव फॉर योर सेकेंड रिवीजन with both solving revising all your provisions along with the क्वेश्चंस में आपने ए कैटेगरी कर लिया, बी कैटेगरी कर लिया एंड सी कैटेगरी को पढ़ के छोड़ दिया, दैट्स ओके। After doing your second revision, give your first mock. Don't give mock after first revision because first revision में आप इतना रिटेन नहीं कर पाते हैं एंड देन जब आप उसे मार्क्स आते हैं आपके फर्स्ट मॉक के बाद तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं।
So never give mocks after first revision, always give them after second revision. तो आपका भी एक सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाएगा, प्रोविजंस आपको याद हो जाएंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा अपने फर्स्ट मॉक के बाद भी. तो give your mock after second revision. And according to my opinion, every student should give 2 mocks of each subject. 2 mocks क्यों देने चाहिए? बिकॉज यार देखो, क्वेश्चन पेपर कभी भी 3 घंटे का बन के नहीं आता है, वो अराउंड आपका 3.5 घंटे 4 घंटे का बन के आता है. जैसे सपोज अभी इस बार का जो IBS का 13 नवंबर को पेपर आया था, उसके लिए बच्चे कह रहे थे कि यार ये 4 घंटे का पेपर नहीं है, ये तो कम से कम 5-5.5 घंटे का पेपर है. तो सेम हर सब्जेक्ट के साथ सेम होता है, वो कभी भी 3 घंटे का नहीं होता, वो उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है. तो जब तक आप 2 मॉक्स दे करके एक स्ट्रैटेजी नहीं बना लेंगे कि आपको कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है, या फिर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो अब उसे छोड़ के आगे बढ़ना है, वो जब तक आप 2 मॉक्स नहीं दे लेते हो, घर पे उतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, तो मेन एग्जाम्स में आप उस तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं. सो एटलीस्ट गिव 2 मॉक्स फॉर दी बिफोर योर मेन एग्जाम. नाउ if I talk about 1.5 day revision plan. So मैंने इसमें क्या किया था, मैं अपना बता देती हूँ. मैंने अपना 1 डे रखा था. 1 डे कैसे कि मैं अपना कौन सा पेपर था, ऑडिट का पेपर दे के आई. 6:30 मैं अपने DT की पढ़ाई के लिए बैठ गई. 6:30 to 12 मैंने अपनी पढ़ाई करी. इसमें बीच में मैंने हाफ आवर का अपना डिनर ब्रेक लिया था. बाकी मैंने 6:30 to 12 अपना पढ़ाई करी, जिसमें मैंने रिवीजन किया था अपने प्रोविजंस का, बट नॉट ऑफ वेरी हेवी प्रोविजन, जो छोटे मोटे प्रोविजंस थे, बिकॉज आप ऑलरेडी एक पेपर दे के आए हो तो आप एग्जॉस्टेड हो. तो डोंट पिक अप सम हेवी प्रोविजंस, गो फॉर द लाइटर वन. सो आपके ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे एंड आपको इतना बर्डन अप भी फील नहीं होगा. सो मैंने जो किया था वो मैं 12 o'clock तक मैंने अपना ये किया, एंड देन आई slept down. Then I woke up at 6. I got free by 7 a.m. and then मैंने अपना पूरे दिन भर में बाकी के जो मेन प्रोविजन है, जो हार्ड वन है, उन्हें भी मैंने रिवाइज कर लिया. तो मैंने अपना एक दिन इस तरह से कंप्लीट कर दिया. अब बच्चे मेरे अगले दिन, जिस दिन मुझे पेपर देने जा रहे हैं, उसके सुबह का टाइम, वो मेरे पास कितना है, वही से 7 AM से लेकर के मेरे पास अराउंड 12:30. तो मेरे पास अराउंड कितना टाइम हुआ मेरे लिए, 5.5 घंटे. मेरे पास 5.5 आवर्स थे. तो मैंने 5.5 आवर्स में जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं उन्हें मैंने रिवाइज किया. अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमने 5.5 घंटे में क्वेश्चंस को कैसे रिवाइज कर लिया, कैसे हमने LDR क्वेश्चंस को हैंडल किया. तो उसके लिए मैंने मेरी एक छोटी सी मतलब ये ट्रिक कह लो या कुछ भी टिप्स कह लो. मैं क्या करती थी, जैसे जैसे मेरा सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन हुआ, तो मैं क्वेश्चन में क्या करती थी, फॉर सपोज ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें ना इस तरह से करके पूरी लाइंस लिखी हुई है. अब फॉर सपोज ये 2 लाइंस है जो हमेशा मुझे, ये 2 एडजस्टमेंट्स है जो हमेशा मुझे प्रॉब्लम करते हैं. तो मैंने क्या किया, इन 2 लाइंस के आगे मैंने अपनी हिंदी लैंग्वेज में जो भी है, जो भी आपको कंफर्टेबल आपकी लैंग्वेज हो, मराठी तेलुगु जो भी, हिंदी लैंग्वेज में मैंने अपनी उस एडजस्टमेंट को लिख दिया कि इस एडजस्टमेंट में मुझे ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, और इसमें इतने अमाउंट से ये ऐड होगा, जो भी है वो मैंने उसमें वहीं पे लिख दिया. तो अब इससे क्या हुआ कि मैंने उस 5.5 घंटे में किसी भी क्वेश्चन को लिख के सॉल्व नहीं किया है, बट मैंने हर क्वेश्चन में ये जो मैंने ये हिंदी पॉइंट्स बनाए थे इन्हें रीड कर लिया था. तो इससे क्या हुआ, मेरा पूरा क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया और मेरा काम भी जल्दी जल्दी होता गया. इससे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को देख पाई एंड विथ लेस टाइम. सेकेंडली मैंने क्या किया था कि चलो ये तो कोई मेन बड़े क्वेश्चंस हो गए, उनमें मैंने ये ट्रिक बना ली थी. बाकी जो छोटे क्वेश्चंस थे, अब कोई ना बहुत ही छोटा 1-2 एडजस्टमेंट है या कोई बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है जो मुझे हर बार याद नहीं रह रहा है, तो मैंने क्या किया था, जो भी मेरे टीचर की बुक थी उसके पीछे नोट्स के पेजेस तो खाली होते ही हैं, वो 1-2 पेजेस हर टीचर अपने पीछे देता है. तो मैंने उस पर 1 2 3 4 करके मैंने मेरा
थर्ड रिवीजन चल रहा था, तो मैंने पॉइंट्स बना लिए थे कि हाँ ये पॉइंट्स है जिन्हें मैं एलडीआर में पढ़ के जाऊंगी, बाकी फिर मुझे अपने इस क्वेश्चन बैंक को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करके मैंने डीटी में अराउंड अपने 50 पॉइंटर लिस्ट बनाई थी, जिसे मैंने एट द एंड ऑफ द एग्जाम में रेफर किया था अपने 5.5 घंटे में अलोंग विथ मेन क्वेश्चंस। इससे क्या हुआ, मुझे एक बात की श्योरिटी मिली कि मैंने अपने 100% प्रोविजंस को रिवाइज कर लिया है एंड 100% क्वेश्चन बैंक को, बिकॉज मैंने अपने इस क्वेश्चन बैंक पे इतनी पकड़ बना ली थी कि भाई मैंने इसके पूरे हिंदी वर्जन बना लिए थे, मेन पॉइंटर लिस्ट बना ली थी। दैट मीन्स मेरा 100% क्यूबी बिफोर गोइंग टू द एग्जाम कवर्ड था। सो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी फॉर माई डीटी एग्जाम्स। लास्टली देखो, अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया माई सर्टिफाइड कॉपी जिसमें मुझे 75 मार्क्स मिले, and my study strategy and my 1.5 day strategy. That was my all about. Lastly, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि भाई ये स्ट्रैटेजीज तो सब ठीक है, बट इन सबसे बढ़कर भी चीज़ होती है मोटिवेशन। गाइस, यू शुड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार ऐसा फील होगा कि यार नहीं हो पा रहा है, सब छोड़ देने का मन करेगा, बट हमेशा एक बात सोचना कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था। अब तो मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, तो अब तो मैं सिर्फ 6-7 महीने दूर हूँ अपने सीए डिग्री से, अपने नाम के आगे सीए लगने से। तो मैं अब गिव अप नहीं कर सकती, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी हर्डल्स आ जाए, अब मुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपने अंदर एटीट्यूड, ये थिंकिंग लाओगे ना, तो आराम से निकल जाएगा। कितना ही डिफिकल्ट आईसीआई एग्जाम बना ले, विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, विथ प्रॉपर गाइडेंस, विथ प्रॉपर नोट्स, विथ प्रॉपर क्वेश्चन बैंक एंड विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, with positive with positivity, with motivation and with family support, everything is possible। ऐसे नहीं रोक सकता आप लोगों को, भले कितना ही वो डिफिकल्ट पेपर बना ले, कितनी ही वो स्केलिंग कर ले, ऐसे कैन नॉट स्टॉप यू। सो हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ज्यादा जंक का बाहर का नहीं खाएं, डू योर बेस्ट। Your family will proud of you when you will say that मम्मी पापा मैं सीए बन गया या मैं सीए बन गई। Just feel have feel of those that moment कि जब वो कितने खुश होंगे कि यार आप सीए बन गए। सो उन खुशियों के बारे में सोचिए एंड जस्ट लगे रहो, ये मंजिल मिल जाएगी। सफर थोड़ा सा कठिन है, बट मंजिल के उस पार आकर के जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत है। सो विद दिस नोट मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। लास्टली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊं, अपने और भी सर्टिफाइड कॉपीज आपके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें। फॉलो माय चैनल, सब्सक्राइब टू इट। मैं और बहुत जल्दी ऐसे वीडियोस को लेकर के आऊँगी। सो नाउ दिस इज सी एन नंदिनी गुप्ता signing off. Thank you. Bye bye.